Hello, I am Dr. Abha Agarwal from Government PG कॉलेज सियालदे अल्मोड़ा से। आज हम आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं आपको द्विक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह के बारे में पिछले वीडियो में विस्तार से जानकारी दे चुकी हूँ। आइए हम आज देखते हैं, एक बार उसका हम रिवीजन करते हैं। हमने पिछले वीडियोस में क्या देखा था? आय का चक्रीय प्रवाह, आय का चक्राकार प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो सबसे पहली कॉन्सेप्ट थी वो किसने दी थी? 1758 में फ्रंकायस क्विज ने। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र थे? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। उपभोक्ता है नंबर 1 आपका उपभोक्ता। नंबर 1 आपके हैं उपभोक्ता और व्यावसायिक फर्म नंबर 2। तीसरा है सरकार। चौथा है विदेशी क्षेत्र या बाह्य क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। यूलर प्रमेय के अनुसार कुल उत्पादन का पूरा बंटवारा उत्पादन के साधनों में हो जाता है, अर्थात उत्पादन का जो भी मूल्य है वो बराबर किसके? साधनों के पारिश्रमिक के बराबर है। उत्पादन के साधन क्या हैं? आपके उत्पादन के साधन हैं भूमि, पूंजी, श्रम, साहस आदि वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। उत्पादन में योगदान के बदले उन्हें पारिश्रमिक के रूप में साधन आय प्राप्त होती है, जिसे वे वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय करते हैं। ठीक है। इस प्रकार देश में विभिन्न लोगों के बीच में वो आर्थिक क्रियाओं द्वारा आय का जो प्रवाह है वो होता रहता है, जिसे हम आय का चक्राकार प्रवाह कहते हैं। ठीक है। ये जो मॉडल है अर्थव्यवस्था में परिवारों एवं फर्मों के मध्य आय के चक्रीय प्रवाह को हमने मॉडल के द्वारा समझा था, जिसे हम कहते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें केवल वैसे इकोनॉमी कितनी है जब एक्सपेंशन हो जाता है 4 सेक्टर इकोनॉमी। ये इकोनॉमी हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी थी, जिसमें 2 क्षेत्र थे, परिवार एवं व्यावसायिक फर्म। फर्मों द्वारा समस्त उत्पादन बेचा जा रहा था और आर्थिक क्रियाओं में सरकार का हस्तक्षेप नहीं था, अर्थव्यवस्था बंद थी। ये जो 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये वीडियो मैं आपको पहले भेज चुकी हूँ, इसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था क्या है? परिवार, घरेलू क्षेत्र नंबर 1, दूसरा व्यावसायिक फर्म अथवा उत्पादन क्षेत्र, तीसरा है आपका जो नया ऐड हमने किया है वो है सरकारी क्षेत्र। ठीक है। तो सरकारी क्षेत्र में क्या है? ये सरकारी क्षेत्र के आने से क्या फर्क पड़ता है? सरकार क्या करती है? टैक्स लेती है और आपके ऊपर किस रूप में व्यय करती है? सार्वजनिक, जिसे हम पब्लिक फाइनेंस में सार्वजनिक व्यय के रूप में पढ़ते हैं। ये सार्वजनिक व्यय किन किन चीज़ों में होता है, क्या होता है, इसे हम आगे देखेंगे। कर जो होता है अर्थव्यवस्था में, जब हम कर का भुगतान सरकार को करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आउटफ्लो ऑफ इनकम, अर्थात जो उत्पादन के साधन थे भूमिपति, श्रमिक, पूंजीपति एवं साहसी कर के रूप में अपनी जो डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम है, उस आज जितना भाग हम कर के रूप में भुगतान करते हैं सरकार को, वो आपके व्यय से व्यय का पार्ट नहीं रह जाता, अर्थात उसे हम कहते हैं आउटफ्लो। ठीक है। अब यही ये आउटफ्लो सरकार के द्वारा व्यय के रूप में कर दिया जाए अर्थव्यवस्था में, तो अर्थव्यवस्था संतुलन में रहेगी। अन्यथा व्यय ज़्यादा हो गया कर से तो अर्थव्यवस्था इनमें इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी उत्पन्न होगी, और यदि कम हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्शनरी टेंडेंसी उत्पन्न होगी। ठीक है। तो कर या टैक्स को हम क्या कहते हैं? निकास और आउटफ्लो। सरकारी व्यय को हम क्या कहते हैं? अंतः प्रवेश, इनफ्लो या इंजेक्शन। इन चीज़ों को
ये जो दो टर्म्स हैं इन्हें आप बहुत ध्यान से ध्यान करिएगा। सरकारी व्यय को हम क्या कहते हैं? इंजेक्शन या इनफ्लो। टैक्स को क्या कहते हैं? आउटफ्लो। अब परिवार एवं घरेलू क्षेत्र का सरकारी क्षेत्र के साथ क्या संबंध है? परिवार क्या करते हैं? निजी आयकर या वस्तुओं पर कर का निजी आयकर देते हैं सरकार को, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। वस्तुओं पर कर का भुगतान करते हैं। जब हम कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो जब हम एमआरपी या जो भी भुगतान दुकानदार को करते हैं उसमें कर शामिल होता है। वो कर अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। वो उनका वो पार्ट सरकार को चला जाता है। सरकार क्या करती है? घरेलू क्षेत्र को हस्तांतरण भुगतान करती है। कैसे? जैसे इस टैक्स से वो समाज के जो कमज़ोर वर्ग है, जो वृद्ध हैं, उनको पेंशन देती है। मान लीजिए उनका कोई देखभाल करने वाला ना हो तो कौन उनका केयर करेगा? तो ये जो है हमारे टैक्स के द्वारा ये इन चीज़ों की व्यवस्था होती है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन हो गई आपकी, बेरोजगारी भत्ता, कुछ देशों में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जैसे अमेरिका है या और भी डेवलप्ड कंट्रीज है जहाँ जनसंख्या बहुत कम है। तो सरकार का चूँकि दायित्व होता है अपने नागरिकों को रोजगार प्रदान करना, और यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो उनको बेरोजगारी भत्ता उस दौरान देती है। ठीक है। बीमारी भत्ता भी मिलता है। बीमारी भत्ता हमारे यहाँ भी मिलता है। जैसे भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको सरकार वो क्या करती है? मेडिकल कंपनसेशन देती है। हैं भाई आपकी बीमारी पे जो खर्चा है उसे हम उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि ऐसा सरकार क्यों करती है? क्योंकि सरकार हम लोग जो परिवार हैं, जो परिवार वयस्क लोग हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है 15 से ऊपर, 15 से 65 वर्ष की आयु के बीच की, वो ह्यूमन रिसोर्स हैं। अर्थ जैसे आपका घर में आपकी इम्पोर्टेंस होती है, वही इम्पोर्टेंस आपकी सरकार के लिए भी है। लेकिन तब है जब आपके अंदर स्किल्स हैं, आप सरकार अर्थव्यवस्था में कुछ उत्पादन क्रिया में संलग्न हैं। ठीक है। तो आप क्या हो गए? यहाँ के डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में आ गए। तो जब अपनों को कोई कष्ट होता है तो उसका जैसे परिवार में इलाज होता है वैसे ही सरकार के द्वारा भी कुछ चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत होती हैं। जैसे आपके पास सरकारी नौकरी हो, यदि आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में है तो वो एम्प्लॉय आपको प्रोवाइड कराएंगे, एम्प्लॉयर वहाँ के प्रोवाइड कराएंगे। इसी तरह से सरकार उस टैक्स के द्वारा बहुत सारी सामाजिक सेवाओं का सृजन करती है। जैसे हेल्थ है, हॉस्पिटल्स बनवाती है। सरकारी अस्पताल जितने होते हैं, कौन होते हैं? सरकारी सेवाएं ही तो हैं वो। सरकार ने पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया, डॉक्टर्स भेजे हैं। शिक्षा के द्वारा क्या हुआ था? डॉक्टर की शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा, टीचर्स बनाए जा रहे हैं। स्कूल अस्पतालों को स्कूल्स में पढ़ाया जाता है जब, तो पहले सरकार उनका निर्माण करती है, फिर वो आगे एक्सपेंशन करते हैं। इसी तरह से डॉक्टर्स स्कूल से पढ़ कर आते हैं, फिर वो स्वास्थ्य सेवाएं आपका इलाज कर रहे हैं। कभी दांत में दर्द हो रहा है, कभी सिर में दर्द है, कहीं पेट में दर्द है, किसी को कुछ हो रहा है, तो सब नागरिकों को ही तो ठीक किया जा रहा है। पैसा तो वो लेंगे ही कि वो अपना समय दे रहे हैं, उन्हें भी अपने परिवार को चलाना है। तो इनकी फीस क्यों हाई होती है? भाई जितना की पढ़ाई लिखाई में खर्चा होता है, जितनी आपकी योग्यता होगी उस हिसाब से आपको भुगतान भी प्राप्त होगा। ठीक है। पानी की व्यवस्था सरकार करती है, जगह जगह नलकूप लगाना, तालाबों का निर्माण वैसा, और ये जो भी जितना भी हमको ये जल मिलता है सार्वजनिक सप्लाई से, वो सारा सरकार की ओर से प्रदान किया जाता है। आवास सरकार कितने मकान बनवाती है ना। हाउसिंग लोन भी प्रोवाइड कराती है, स्वयं भी हाउस बना के वो नागरिकों को बेचती है सस्ती दरों पे, है ना। मतलब सस्ती का अर्थ है बिना लाभ लिए। सड़कों का निर्माण कराती है इत्यादि। व्यावसायिक फर्म और सरकारी क्षेत्र में क्या संबंध है? फर्म क्या है? सरकार को करों के रूप में भुगतान करती है। ठीक है। फर्म क्या करती है? जीएसटी पेमेंट है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो भी आपने बनाया बेचा उस पर जो भी कर हुआ वो सरकार को चला जाता है। सरकार क्या करती है? वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रोत्साहन देने हेतु उनको सब्सिडी प्रदान करती है और एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट करती है। सब्सिडी कैसे प्रदान करती है? इससे बहुत सारी वस्तुएं बहुत आवश्यक हैं। जैसे कृषि के कार्य में उर्वरक काम आता है। अब उर्वरक की कॉस्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, उत्पादन उसकी करने की जो प्रणाली है, तो किसानों को यदि उसी दर पे फर्टिलाइज़र मिलेगा तो वो अंतिम जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं बहुत महंगे हो जाएंगे। तो उनको सस्ता करने के लिए सरकार फर्टिलाइज़र सब्सिडी प्रदान करती है। इस तरह से आपको एजुकेशन सब्सिडी भी मिलती है। और जैसे जैसे कोई राज्य बना तो उसे कोई स्पेशल राज्य का दर्जा है, या वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को
औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारी टैक्स में छूट दी जाती है कि भाई आप 5 साल तक आपका टैक्स माफ़ किया जाता है या कर की दरें कम कर दी जाती है। तो इस प्रकार से सरकार वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देती है। सरकार बहुत से बैंक्स का निर्माण कराती है जिससे जो भी फर्म्स हैं उन्हें अपना पैसा रखने में, लेन देन करने में बहुत सुविधा होती है। जो उनकी बचतें होती है उस पर उन्हें ब्याज मिलता रहता है। इस तरह से सब्सिडी, प्रोत्साहन देना है, टैक्स में रिबेट देना, और सरकार स्वयं भी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने के लिए बहुत सारे उत्पादन के कार्य स्वयं भी करती है, जैसे रक्षा के उपकरण है, रेलवे है, ट्रांसपोर्टेशन है ना, खादी और ग्राम उद्योग, ये सब क्या है, सब सरकारी उत्पादन के नमूने हैं। तो अब परिवार, फर्म एवं सरकारी क्षेत्र में एक साथ चक्रीय प्रवाह कैसे होगा? कर चक्रीय प्रवाह में निकास का कार्य करेंगे और घरेलू क्षेत्र के उपभोग एवं बचत में कमी हो जाएगी। ठीक है, कर के द्वारा आउटफ्लो हो गया, घरेलू क्षेत्र का उपभोग एवं बचत में कमी होगी, क्योंकि कर का जो पार्ट चला गया उसमें से कुछ, मान लीजिए हम 100,000 रुपये कर देते हैं सरकार को महीने में, तो अगर वो नहीं दे रहे हो तो उसका कुछ भाग हम हो सकता है 20-50 रुपये अपने ऊपर खर्च करते, बाकी बचत कर देते हैं। तो अब हम ना तो उसे उपभोग कर पाए, ना हमने बचत करी। इसी तरह से फर्म के भी निवेश एवं उत्पादन में कमी होती, क्योंकि यदि टैक्स का वो पार्ट उनके पास होगा तो वो और उसके अपनी फर्म के एक्सपेंशन में उसको लगा सकते हैं और वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। अब सरकार क्या करती है? सरकार क्या करती है? फर्मों से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय करती है। ठीक है, जैसे भाई उनको सरकारी कार्यालय हैं, उनको बनाने में, सबको लगाने में काफ़ी फर्नीचर है, उपभोग है, वस्तुएं, वो सारी चीज़ें वो क्रय करती है। डिफेंस के उपकरण बनते हैं, पुलिस है, पुलिस की वर्दी है, उससे संबंधित सामान, रेलवे से संबंधित, ये सब सरकार कहाँ से करती है? या तो वो इन्हीं जो लोग उत्पादन कर रहे हैं उनसे करती है, या स्वयं निवेश करती है। घरेलू क्षेत्र से सेवाओं का क्रय करके निकासी से हुई क्षति की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करा तो जो भी उनकी जो टैक्स के थ्रू जो उनकी आमदनी सरकार को चली गई, वो वस्तुओं के विक्रय के द्वारा पुनः उनके पास आ गई। घरेलू क्षेत्र से सेवाओं का भी क्रय करके जो निकासी से हुई क्षति है उसकी पूर्ति करती है। अब वो घरेलू क्षेत्र से कौन सी सेवाएं क्रय करती है? क्योंकि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करती है। ठीक है, जब वो आपसे टैक्स लेगी, स्कूल्स का, हॉस्पिटल निर्माण कराया, तो बहुत से लोगों की भर्ती भी होती है। जो एग्जिस्टिंग है वो तो टैक्स दे रहे हैं और नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इस तरह से आय का फ्लो फिर से इकॉनमी में हो जाता है, कुछ लोगों से लेके वो दूसरे लोगों के पास चला जाता है। ठीक, फर्मों की कुल बिक्री इज इक्वल टू फिर उत्पादन के बराबर हो जाती, क्योंकि आपकी कुल बिक्री इधर से बढ़ गई तो इधर आपने उत्पादन बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से जो आउटफ्लो हुआ और वो सरकार के व्यय के द्वारा इनफ्लो के रूप में आ जाता है। इसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो, यानी कि एक से लेकर दूसरे माध्यम से पहुंचा देना। सरकार फर्मों एवं परिवारों से कर लेती है, तो सरकार के द्वारा क्या होता है? निवेश में वृद्धि होती है। अब यदि सरकारी व्यय ज़्यादा है कर से, तो सरकार को घाटा होता है। घाटे की पूर्ति के लिए सरकार पूंजी बाजार से ऋण लेती है। पूंजी बाजार में ये राशि कहाँ से आती है? परिवार जो घरेलू क्षेत्र बचत के रूप में अपना पैसा जो बाजार में लगाते हैं, भाई आप बहुत सारे बॉन्ड्स खरीदते हैं, सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, ये सारी, इससे आपके पास कागज़ के रूप में पैसा आ जाता है और पूंजी बाजार में पैसा आ जाता है। अब यदि सरकारी व्यय लेस है कर से, तो बजट क्या है? आधिक्य का, यानी कि आपने आय से कम खर्च करा, तो फिर क्या होता है? सरकार के जो सार्वजनिक ऋण लेती है उनमें कमी हो जाती है, या फिर वो अतिरिक्त राशि जो बच गई है वो स्वयं निवेश कर देती है पूंजी बाजार में। और जब वहाँ पे पैसा ज़्यादा आ जाता है तो इससे व्यावसायिक फर्म जो उधार लेना चाहते हैं अपने उत्पादन के प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए, वो वहाँ से उधार ले लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब इस चक्र को हम इस प्रकार समझते हैं कि ये अभी हमने आपको सारी चीज़ें टैक्स समझा दिया है, उसका फ्लो देखते हैं। हमारे पास कितने लोग हैं? फर्म, पारिवारिक क्षेत्र और ये है सरकार। ठीक है, जब हमने पहला देखा था तो हमने क्या कहा था कि फर्म जो है रियल फ्लो, यानी कि वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है, जो पारिवारिक क्षेत्र को मिलता है, इधर पारिवारिक क्षेत्र जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में फर्म के पास उपलब्ध होते हैं। ठीक है,
फर्म क्या करती है, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट उपलब्ध कराती है, जो इनकी आय बनता है। इस आय से ये लोग गुड्स एंड सर्विसेज पर व्यय करते थे। तो ये क्या था, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अब आइए तीसरा क्षेत्र, जब सरकार आती है हमारे बीच में, तो फिर क्या होता है, ये फ्लो तो है ही है, इसके अलावा सरकार क्या को यहाँ से पहले पारिवारिक क्षेत्र जो है अपनी आय से, जो उन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो आय फर्मों से और से मिली थी, वो अब आयकर के रूप में, आयकर क्या होता है, कुछ परसेंटेज ऑफ इनकम जो आपकी है वो आपको सरकार को भुगतान करना। मान लीजिए आपकी आय 5 लाख, सरकार ने इसमें इस समय 5 लाख की आय को मान लीजिए छूट दे दी, तो अब जो 5 लाख के ऊपर की जो आय है, मान लीजिए 6 लाख है, तो 1 लाख पर आपसे 10% वो कहती है हमें आप इनकम टैक्स दे दीजिए। तो आपने 10,000 रुपये उनको आयकर के रूप में भुगतान कर दिया। इधर फर्म जो है जीएसटी, जो वस्तुओं या सेवाओं की जो कीमत होती है उसमें कर का भुगतान शामिल होता है, तो उस मूल्य से जो कर का भाग है वो फर्में जीएसटी के रूप में सरकार को प्रदान करती हैं। ठीक है, अब ये होगी सरकार की आय। सरकार क्या करती है, सरकार को भी हमने बताया कि पारिवारिक क्षेत्र में वो क्या करती है, ट्रांसफर पेमेंट। कैसे, वृद्धावस्था पेंशन और जो सारी चीज़ें अभी आपको पीछे मैंने बताई थी, जैसे छात्रों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, वो तो एक तरह से ट्रांसफर पेमेंट है। भाई आपने बहुत सारे बच्चे फुल पे देते हैं और कुछ बच्चों से जो एससी है, एसटी है, कमज़ोर वर्ग हैं, उनको इस छात्रवृत्ति के माध्यम से सरकार वहाँ सहायता प्रदान करती है। तो सर्कुलर फ्लो का क्या अर्थ है कि सरकार जो समाज का समृद्ध वर्ग है वो निम्न वर्ग को सहायता प्रदान करता है, और उसका माध्यम कौन होता है, सरकार। कैसे, वो आयकर का भुगतान नियमित रूप से नियमों के अनुसार होता रहता है। सरकार जो भी उसके योग्य पात्र उनके आज तक ये चीज़ें पहुंचाती। कैसे, हस्तांतरण भुगतान के द्वारा। फर्मों को सरकार कैसे वो सहायता देती है, सब्सिडीज के द्वारा और इन्वेस्टमेंट के द्वारा, जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, सरकार भी जब इन्वेस्टमेंट करती है, सब्सिडीज मिलती है, फिर ये फर्म के द्वारा फिर ये जो वस्तुएं और ये जो उपलब्ध कराई जाती है वो क्या है, गुड्स एंड यूटिलिटीज़। भाई आपको यूटिलिटीज़ हम बताया कि कैसे सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है वो किस प्रकार से पारिवारिक क्षेत्र में पहुंचता है। बहुत सारी सरकारी वस्तुएं हैं, और यूटिलिटी क्या है, जैसे आपको रक्षा का कार्य हो रहा है, रक्षा से सभी आप लोग सेफ हैं, तो एक तरह से ये आपकी उपयोगिता का सृजन कर रहा है। रक्षा है, पुलिस है, प्रशासन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, रोड्स हैं, ये सब क्या है, यूटिलिटीज़। पानी है, इलेक्ट्रिसिटी, जो सब सरकार उपलब्ध करा रही। गुड्स हैं, जो सरकारी वस्तुएं हैं, जैसे सरकारी सस्ते दरों पे मकान मिलना, सरकारी कपड़े और गल्ले की दुकानें, राशन वगैरह, ये सारी सरकार ने यहाँ से लेके इस प्रकार से गुड्स एंड सर्विसेज जो उपलब्ध कराई हैं, ये आपको फर्म को भी मिल जाती है यूटिलिटीज़, और पारिवारिक क्षेत्र को भी मिलती है, और गुड्स का भी उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से 2 सेक्टर के बाद से 3 सेक्टर में इस प्रकार से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता रहता है। ठीक है, अब मान लीजिए सरकार को का व्यय ज़्यादा हो जाए, तो सरकार मौद्रिक क्षेत्र, एक बीच में आ गया आपका मौद्रिक क्षेत्र, क्योंकि 2 सेक्टर ऑर्डर में तो हमने S=I मान लिया था। ठीक है, सारी बचतें होती हैं, भाई सभी लोग अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ बचाते हैं। तो पारिवारिक क्षेत्र अपनी बचतों को कहाँ, मौद्रिक क्षेत्र में रखता है। मौद्रिक क्षेत्र में आपका यानी कि बैंक भी शामिल हैं और बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं भी शामिल हैं। तो यहाँ से बचत आई और यहाँ से आप ऋण भी ले सकते हैं। इसी तरह से फर्मों की भी जो बचतें यहाँ इकट्ठी होती हैं और वो यहीं से लोन भी ले लेते हैं। इसी मौद्रिक क्षेत्र से सरकार भी अपना ऋण उठाती है यदि उसका व्यय ज़्यादा है, और यदि उसके पास कर ज़्यादा आगे व्यय कम हुआ तो वो यहीं पे बचतों को जमा कर देती है। तो ये मौद्रिक क्षेत्र भी आकर इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को तीनों सेक्टर्स के बीच में पॉसिबल बनाता है। ठीक है, तो ये था आपका 3 सेक्टर मॉडल। सरकार किस तरह की सुविधाएं क्रिएट करती है, इसका मैंने एक आपको ग्राफिक प्रेजेंटेशन दिया है। जैसे देखिए, ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी रोडवेज की बसेस हैं, पुलिस व्यवस्था क्या है, ये सब सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, इनको तनख्वाह दी जाती है। तनख्वाह कहाँ से आती है, टैक्सेस से आती है।
और ये लोग तैयार कहाँ से होते हैं, क्योंकि इनको स्कूल में शिक्षा मिलती है, कुछ लोग पुलिस ज्वाइन कर लेते हैं। तो दोनों ओर से सरकार हो रही है, सरकार ने आपको पढ़ाया, इस योग्य बनाया, फिर आपकी सेवाएं आपसे ली और आपको पैसा दिया। तो इस तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अर्थव्यवस्था में हो गया। ये देखिए गल्ला, सरकार ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसानों से अनाज खरीदती है, फिर अपने भंडार स्टोर में रखती है और उसको सस्ती दरों पे समाज के कमज़ोर वर्गों को राशन प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती है। या जैसे इस समय कोरोना काल में देखा आपने, ये सब क्या करा, सरकार ने जो भी उसके भंडारण गृह थे सबसे लोगों को खाना खिलवाया। नगर पालिकाओं की ड्यूटी लगी, टीचर्स की ड्यूटी लगी, सब लोगों को उन्होंने, डॉक्टर्स को तैनात किया। तो इस प्रकार से सरकार को हमने जो चुनते हैं उनको जो भुगतान करते हैं, यानी कि हम अपनी बहुत सारी चीज़ों के को उपलब्ध कराने के लिए एक तरह से अपनी आउटसोर्सिंग करते हैं अपने वर्क की, क्योंकि अगर सरकार नहीं होगी तो ये हम लोग को खुद करना पड़ेगा। अब चूँकि समाज इतना विस्तृत हो गया है कि आपस में लोग मिल नहीं पाएंगे, सब कैसे प्लानिंग हो, क्या हो, लोग फैले हुए हैं, तो ये कार्य सरकार को सौंप दिया जाता है। तो क्या है, ये एक तरह से सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कराने के लिए हमने आउटसोर्सिंग की। ठीक है, जैसे घर पे आप अपने कुछ कार्यों को नहीं कर पाते समय के अभाव के कारण, तो आप उन्हें आउटसोर्स कर देते हैं कि भाई आप सफाई करिएगा और खाना बनाइएगा, हम उसके बदले भुगतान करते हैं। ऐसे ही सरकार जो है, हमारी संप्रभु गवर्नमेंट है, हम उनको केवल आय अपनी प्रदान कर देते हैं और उनको चुन देते हैं कि कौन लोग हमारी किन पर हमें विश्वास है जो हमारे लिए ये चीज़ें उपलब्ध कराएं। अब वहाँ पर जो लोग चुन कर जाते हैं वो हमारे हितों के संबंध में निर्णय लेते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। अब सरकार भी अपनी मनमानी ना करने लगे, इसके लिए वहाँ पर पार्टीज बनती हैं, विरोधी पक्ष होता है, सत्ता पक्ष होता है, कि सत्ता पक्ष अपनी मनमानी ना करने लगे, इसलिए प्रतिपक्ष जो है हमेशा उसकी जो कमियां हैं उन पर निगाह करता है, उनको जोर शोर से संसद में उठाते हैं, जिससे कि कार्य गड़बड़ ना हो। ये देखिए, रेलों का निर्माण किया जाता है, रेल की पटरियां बिछाना, इसमें जो लोग लगे होते हैं उनको भुगतान करना, ये सब लोहा वगैरह सरकार सामान खरीदती है प्राइवेट सेक्टर से। इस प्रकार से सरकार जो कुछ टैक्स के रूप में उनके निवेश एवं उत्पादन में कमी होती है, वो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में इंजेक्शन हो जाता है जब सरकार स्वयं उनका सामान खरीदती है। ठीक है, ये क्या है, गवर्नमेंट जॉब, सरकार आपको नौकरियां प्रदान करती है, हैं, तभी तो अब उनको कैसे तनख्वाह देगी, आपके टैक्स से लिए हुए पैसे से। ये है अस्पताल क्रिएट किए गए, ये सब बेड्स बिछाना, ये जितने भी अस्पताल की जो सामग्री सारी कुछ कहाँ से खरीदी जाती है, फर्मों से। ये है स्कूल कॉलेजेस का निर्माण, ठीक है, टीचर्स रखे जाते हैं, फर्नीचर और फिटिंग, सारी चीज़ें जो सरकार ने क्रय करी वो सब टैक्स के माध्यम से जो आउटफ्लो था वो इनफ्लो के बराबर होने लगता है। बैंक्स का निर्माण, ठीक, ये बैंक बने, ये क्या है, मौद्रिक क्षेत्र। इस प्रकार से मैंने आपको एक झलकी दी। अब क्या है, पूंजी बाजार क्या है जिसकी हम बात कर रहे थे। पूंजी बाजार क्या है कि इसमें मुद्रा बाजार भी शामिल है, पूंजी बाजार भी शामिल। जो हमारा जो वित्तीय बाजार है उसमें दो पार्ट हैं उसके, मुद्रा बाजार और वित्तीय बाजार। मुद्रा बाजार क्या है, शॉर्ट टर्म, जैसे बैंक्स क्या है, शॉर्ट टर्म लेन देन करते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल आप पैसा रख दीजिए, आपको ब्याज मिल जाएगा उस पर। ठीक है, किसी दूसरे ने ऋण लिया, उससे उन्होंने ले लिया और आपको प्रोवाइड करा दिया। जो वित्तीय बाजार है आपका, ये जो कैपिटल मार्केट है, मैंने बताया ना फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट हैं, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट ये क्या है आपका, कैपिटल मार्केट है लॉन्ग टर्म और मनी मार्केट है शॉर्ट टर्म। इसको कौन रूल करता है, आरबीआई के नियम होते हैं ना, हम हमेशा कहते हैं आरबीआई ने बैंकों को ये निर्देश दिए। आरबीआई इस समय कौन सा सबसे बड़ा निर्देश दे रही है कि कोरोना काल में चूंकि लोगों की आय कम हो गई है, लोगों की आमदनी कम हो गई है, लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं, तो अगर कुछ लोगों ने होम लोन्स ले रखे हैं तो उनका मोरेटोरियम कम करिए या पीरियड बढ़ा दीजिए। इस तरह से आरबीआई इंस्ट्रक्शन देती है मनी मार्केट को और वो उनको फॉलो करते हैं। ये जो कैपिटल मार्केट है इसको कौन इंस्ट्रक्शन देता है, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये है आपका कैपिटल मार्केट। इस कैपिटल मार्केट के 2 भाग हैं, एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जो भी आपकी सिक्योरिटीज़, नए डिवेंचर्स और पब्लिक इश्यूज जारी होते हैं वो प्राइवेट मार्केट होता है। फिर ये जो ऋण पत्र हैं इनको जब हम बेचते हैं वो होता है सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पर केवल ऋण पत्रों का लेन देन होता है। ठीक है,
तो ये प्राइमरी इन्वेस्टर्स होते हैं भाई, अभी किसी को पैसे की ज़रूरत है, ये लॉन्ग टर्म के लिए, चूँकि 20 साल के लिए आपने कोई सिक्योरिटी खरीद ली, अब क्या होगा, आपको पैसा चाहिए, तो सेकेंडरी मार्केट है जिसे हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, वहाँ पर जाकर आप ये अपनी इश्यूज़ को बेच सकते हैं और कोई आपको उसको बायर मिल जाएगा, वो आपको पैसे की पूर्ति हो जाएगी। स्टॉक और जो कंपनी के पास जो पैसा गया है सिक्योरिटीज़ के माध्यम वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। ये था आपका ये और ये। ठीक है, तो आई होप नाउ एवरीथिंग इज़ वेरी मच क्लियर एंड ओहो सॉरी, अभी आपका एक 4 सेक्टर मॉडल और है, मैंने इसी में ख़त्म फिनिश करने के लिए इसको भी क्रिएट कर दिया। अब आइए, जब हम इसको हमने थोड़ा सा स्क्वीज, वो 3 सेक्टर का तो आप समझ ही चुके। अब आइए, जब और अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार होने लगता है, आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होने लगता है, तो एक तो पहले ज़माने में लोग युद्ध के द्वारा अपनी टेरिटरी जीतते थे और उत्पादन कार्य को बढ़ाना और उसका उपभोग करते थे। अब क्या हो गया है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होने लगा है कि भाई भले ही आप अपने क्षेत्रफल में रहें, आपने जो उत्पादन बनाया है उसको बेचने के लिए और क्रय करने के लिए आपस में बहुत सारे समझौते और बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बन गई हैं कि जिससे सभी लोग शांति से रहें और अपना मार्केट का भी विस्तार करें और अपनी उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करके अपने कल्याण के स्तर को बढ़ाएं। तो अब गवर्नमेंट सेक्टर के साथ हमने क्या कर दिया, विश्व के साथ भी अब हमारा सब विश्व को भी हमने शामिल किया। ये क्या है, हाउस होल्ड, गरीब परिवार भी हैं हमारे पास और जो मध्यम और रिच फैमिली है वो भी है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास फर्म्स हैं। फर्म क्या है, सब उत्पादन कार्य हो रहा है। ये है, ये भी मैंने जैसे आपको फैब्रिक दिखा दिया, कपड़े का उत्पादन होता है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग है ना। कृषि से जो भी रॉ मटेरियल आया, कपास इत्यादि के रूप में, रेशम के, वो कपड़ों के रूप में कन्वर्ट हो गया। ये सब उत्पादन कार्य इकॉनमी में चल रहा है। ठीक है, ये है, हमने विश्व को ले लिया, यानी कि 1 2 3 और 4 को और जोड़ दिया, विश्व अब आ गया। ठीक है, अब विश्व के साथ कैसे हमारा होगा, कैसे क्या संबंध होगा, ये कैसे, आइए इसको देखते हैं कि जब सरकार क्या करती है, जैसे मान लीजिए कृषकों से उन्होंने अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस और वो सब वसूली कीमतें वगैरह जारी करती है, तो सरकारों के पास, यानी मान लीजिए खाद्यान्न के भंडारण हो गए तो वो उनको एक्सपोर्ट करती है, क्योंकि एक्सपोर्ट आप नहीं डायरेक्ट कर सकते, वो सरकार ही करेगी, क्योंकि सरकार सबसे ऊपर के लोगों का कनेक्शन हो गया। सरकार ने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया विश्व के किसी देश में, किसी भी देश को गया, श्रीलंका, भूटान, किसी भी देश को गया, उन्होंने उनको क्या करा, पेमेंट करा। ठीक है, यहाँ से आपको पेमेंट की प्राप्ति होगी और इसी तरह से सरकार इंपोर्ट करती है। विश्व के देशों से हमने कोई चीज़ मंगाई, ये इंपोर्ट किया और यहाँ आया, सरकार इसका भुगतान करती है। ठीक है, यहाँ सरकार को भुगतान प्राप्त हुए। अब विश्व और फर्म कैसे कनेक्टेड हैं, जैसे बहुत सारे एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, सरकार ने कहा कि मतलब बहुत बड़े, जैसे आपकी जैसे कॉलोनी नहीं बन जाती कि प्रकाश सिटी बन गया, वहाँ पे एक तरह के लोग आके रहने लगे हैं और एक चीज़ सुविधाएं मिल गई, ऐसे ही सरकार एक्सपोर्ट हाउसेज बनाती है बहुत बड़े एरिया में, जहाँ पर लोग किस चीज़ का उत्पादन करते हैं, जिन वस्तुओं का निर्यात हो रहा है, तो उनको एक्सपोर्ट हाउसेज का दर्जा दिया जाता है। उससे रिलेटेड सरकार बहुत ज़्यादा उनको रिबेट्स और सब्सिडीज़ और छूटें प्रदान करती है। ठीक है, क्यों करती है, क्योंकि भाई एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, यहाँ से सरकार इनके द्वारा फर्मों के द्वारा एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से उनको जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ये सरकार के पास बैंकों के द्वारा वहाँ पर बैंकों में जाती, बैंकों के द्वारा लेन देन होता है, मौद्रिक बाजार के द्वारा लेन देन होता है, वहाँ पर जो परसेंटेज खरीद मुद्रा, फिर मुद्रा जो है आपकी भारतीय करेंसी में कन्वर्ट होगी, तो खरीद प्राइस और परचेज प्राइस में डिफरेंस रखा जाता है, वो जो डिफरेंस है वो सरकार की आय हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपका फर्मों से एक्सपोर्ट हुआ, और इसी तरह ये फर्म अपने काम के लिए आयात भी करती हैं दूसरे देशों से, किसी भी देश से कोई सामान आया और इनको भुगतान हो गया, वो भुगतान की जो संस्थाएं होती हैं वो आपकी
जो पूंजी बाजार होते हैं वहीं से होता है, और जो खरीद और प्राइस का लेन देन होता है वो सरकार की। इस प्रकार सरकार के द्वारा भी आयात निर्यात डायरेक्ट भी होते हैं और ये फर्म के द्वारा आयात निर्यात हुए। तो ये अब इसका फायदा परिवारों को कैसे मिलता है, जैसे जो भी आपके पास सरकार के पास जब विदेशी मुद्रा आई, मान लीजिए उस समय आपके पास अन्न की कमी पड़ गई, तो सरकार ने यहाँ से इंपोर्ट किया और आप लोगों को प्रोवाइड कराया, हाउस होल्ड्स को। भाई आप विदेशी, आपको कोई भी सामान इमरजेंसी में, जैसे इस समय पीपी किट्स मंगाई गई, सब कुछ मंगाया गया, तो विदेशी मुद्रा चाहिए ना उसके लिए, तो वो सारी चीज़ें मंगाई गई और पारिवारिक क्षेत्र के काम अप्रत्यक्ष रूप से आई। ठीक है, इसी तरीके से ये जो फर्म्स हैं बहुत सारा सामान इंपोर्ट करके आपके पास पहुंचाती हैं भाई, डायरेक्टली भी। जैसे ये तो एक्सपोर्ट के लिए बने, बहुत सारे, जैसे ये फैब्रिक है, ये इन्होंने अपना भी बनाया और इसमें इंपोर्टेड मटेरियल भी लगाया, आपके पास एक नए रूप में कन्वर्ट होकर ये आपके पास पहुंच जाता है। ठीक है, हम बहुत खुश होते हैं ना कि इम्पोर्टेड आइटम हमने पहना जी, ये तो इम्पोर्टेड है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो विश्व की चीज़ें हम लोग तो नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास तो विदेशी मुद्रा नहीं है ना। तो इसके लिए कौन माध्यम होता है? सरकार, और ये फर्म्स अपने बड़ी बड़ी लेन देन करती रहती हैं। तो ये था विश्व और फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, किस प्रकार से हमारे पास वस्तुएं आती हैं और उसका माध्यम कैसे होता है, कैसे वो विदेशी मुद्रा में कन्वर्जन होता है। उसके लिए हमारे पास आपका पूंजी बाजार है, मौद्रिक बाजार। बैंकों में आप जाएंगे, आपके पैसे को वो उतनी वैल्यू, क्योंकि जो बास्केट ऑफ करेंसीज है उसमें हर मुद्रा का मूल्य विश्व की जो 5 मुद्राएं हैं उनके संदर्भ में निर्धारित कर दिया गया है। तो जो हमारे यहाँ क्या है, जैसे इस समय 1 रुपया बराबर 70 रुपये बराबर $1 है मान लीजिए। तो अब आपके पास डॉलर तो है नहीं है, तो आपको लेकिन एक्सचेंज रेट निर्धारित होता है, वो वहाँ पर एक्सचेंज जो भी इनकी संस्थाएं हैं, एक्सचेंज रेट निर्धारित होगा। तो अब कोई भी सामान वहाँ से जो मंगाएंगे वो आपके लिए 70 गुना कॉस्टली तो हो ही जाता है, उस पर से टैक्स भी लगते हैं, सब कुछ लगते हैं, इसलिए इम्पोर्टेड आइटम महंगे होते हैं। अब महंगी चीज़ों को खरीदने के लिए हमें विदेशी मुद्रा की ज़रूरत है। विदेशी मुद्रा कहाँ से आएगी? या तो उन्हीं की मुद्रा में लेन देन करो, और अपनी मुद्रा में लेन देन करोगे तो बहुत महंगी चीज़ होती है। अब अपनी विदेशी मुद्रा कहाँ से आएगी? इसलिए आपको जिन वस्तुओं की विदेशों में आवश्यक मांग है वो वस्तुएं बनानी है और आपको प्रतियोगी कीमत पर उनको बेचना है, वरना आपका सामान कौन लेगा? अगर वहाँ पे वो चीज़ मान लीजिए $100 में मिल रही है और आप उसको $80 में उपलब्ध करा दें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ, तभी तो आपकी वो उस वस्तु की मांग होगी, वहाँ मांग होगी, आपके पास विदेशी मुद्रा आ जाएगी। फिर उस विदेशी मुद्रा से आप अपनी आवश्यकता की अन्य चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं जो भी है, और अपने यहाँ की वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ाकर उसे अपने भारतीय समाज को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये था आपका फुल 4 सेक्टर मॉडल का लेक्चर, और आई होप नाउ you have understood it very well and give me feedback too whether you like this lecture or not. Okay, thank you.